Good morning, students. Till now, we have completed units of rate of reaction. I hope you all have completed your notes up to this topic. Let us move towards example number 4.1. I am reading this example. From the concentration of butyl chloride at different times given below, calculate the average rate of the reaction. आपको ये रिएक्शन दी गई है, आपको रिएक्शन की एवरेज रेट निकालनी है ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, आपको टाइम दिया हुआ है अलग अलग और ब्यूटाइल क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है एट दैट टाइम. आपको डिटरमाइन करना है आपकी की रेट क्या होगी, एवरेज रेट क्या होगी रिएक्शन की. ठीक है, तो एवरेज रेट तो हम जानते हैं दैट इज़ इक्वल टू, अगर हम रिएक्टेंट यहाँ पे ब्यूटाइल क्लोराइड तो रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट की बात करें देन एवरेज रेट इज़ माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी. अब ये डेल्टा आर क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी चेंज इन टाइम. ठीक है, तो अभी हमें दो टाइम इंटरवल्स दिए हुए हैं हमेशा. आप उसको डेल्टा आर को भी निकाल सकते हो, डेल्टा टी को भी निकाल सकते हो. इस तरीके से आप हर इंटरवल में, हर दो इंटरवल में आप रेट को कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो इसी तरीके को बेसिस मान करके ये टेबल नंबर 4.1 बना हुआ है. यू कैन सी दिस टेबल नंबर 4.1. ठीक है, ब्यूटाइल क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, है ना. 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. इसी को टेबल फॉर्म में टेबुलेट कर दिया गया है. ठीक है, उसके बाद हर दो टाइम इंटरवल के बीच में आपको रेट कैलकुलेट करनी है विथ द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से. ठीक है, उसके बाद ये पूरा रेट हर इंस्टेंट का, हर टाइम इंटरवल का कैलकुलेट करके टेबल में नोट डाउन किया गया. ठीक है, आफ्टर दैट the graph is drawn between the concentration of butyl chloride and time. This is time versus concentration graph of reactant. तो reactant की concentration जैसा कि हमने कल भी देखा था is always decreases with time and product की concentration always increases with time. तो यहाँ ये concentration decrease हो रही है, आपको ग्राफ में दिख रहा होगा क्लियरली. ठीक है, और ये ग्राफ इसी टेबल के बेसिस पे ड्रॉ किया गया है. आप बहुत ईजिली इसको ड्रॉ भी कर सकते हो. ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि ये ग्राफ ड्रॉ किया गया. उसके बाद एवरेज रेट निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरेज रेट तो हमने टेबल में निकाल ही रखी है. इस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा, स्लोप विल गिव यू द एवरेज रेट, है ना. स्लोप क्या होता है, स्लोप की वैल्यू किसी भी ग्राफ में y/x होती है. अभी यहाँ नेगेटिव स्लोप है तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ ग्राफ स्लोप की वैल्यू होगी -y/x, क्योंकि डिसअपियरेंस है, हम जानते ही हैं. तो -y तो यहाँ आपको दिख ही रहा होगा क्या है ना. -y मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड, और x मतलब टाइम इंटरवल. ठीक है, तो आप अलग अलग टाइम इंटरवल के बीच में रेट स्लोप को कैलकुलेट करके निकाल सकते हो. ये आपने ऑलरेडी निकाल लिया ये इस टेबल में जो दिया हुआ है. ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे. इंस्टेंटेनियस रेट हमने कल पढ़ा था, इट इज़ द रेट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम. ठीक है, मैंने आपको लिखने को भी बोला था, इंस्टेंटेनियस रेट इज़ द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम. ठीक है, यहाँ पे ये डेफिनेशन दी भी हुई है, आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हो, आपको ये दिख रहा होगा. द रेट एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट. आप यहाँ पे इसकी भी डेफिनेशन लिखोगे. ठीक है, अब इस ग्राफ से अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको यू हैव टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस रेट एट टाइम 600 सेकेंड. ठीक है, 600 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस रेट कितनी है, आपको ये अगर फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस पॉइंट को टच करता हुआ ग्राफ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे. ये टेंजेंट आपको दिख रहा है ना, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करोगे. ठीक है, अब ये टेंजेंट सिर्फ ग्राफ को 600 पॉइंट पे ही टच करेगा. ठीक है, इसको टच करने के बाद आप देखोगे ये इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो अभी ये 800 सेकेंड पे और 400 सेकेंड पे क्या कॉन्सेंट्रेशन है और क्या टाइम है ये आपको पता है. तो आप
ये कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेंट्रेशन इस ग्राफ से कैलकुलेट कर लोगे। आप ग्राफ पे जब इसको ड्रॉ करोगे आपको ईजिली दिखाई देगा कि कॉन्सेंट्रेशन 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है। बच्चों हम ये वाली कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेंगे यहाँ, है ना, ये जो टेबल में हमने दिया है ये वाला कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप देखो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.017 है कॉन्सेंट्रेशन, है ना, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम नहीं लिखेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट के पॉइंट्स 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे जहाँ पे टच कर रहे होंगे वाई एक्सिस को, वो वैल्यू हम नोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्राफ जहाँ टच कर रहा है वाई एक्सिस को, वो वैल्यू हम नोट करेंगे, ठीक है। वो वैल्यू लगभग इसके बराबर ही होगी क्योंकि ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और जो कर्व है दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस नहीं है, लगभग इसके बराबर होगी, बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू दैट, ठीक है। तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और अभी 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें रेट निकालनी है, तो टाइम इंटरवल हम 400 और 800 का ही लेंगे, ठीक है। टाइम इंटरवल विल बी 800 माइनस 400 सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू 400 सेकेंड, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपकी बुक में सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, आप देख रहे हो इसको। आर इंस्टेंटेनियस एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 600 सेकेंड, माइनस वैल्यू तो यहाँ होगी क्योंकि ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। अभी आप देखो ये वैल्यू हमने जो देखा था ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.017 है, लेकिन अभी यहाँ जो हमने ये वैल्यू ली है ये 0.017 नहीं है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0.017, दिस इज़ 0.0165, ठीक है। वैसे ही 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कॉन्सेंट्रेशन 0.037 नहीं है वहाँ, ठीक है। ये हमने ग्राफ से कैलकुलेट किया है विद दैट स्ट्रेट लाइन, दैट टेंजेंट वी हैव ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट 600 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस वैल्यू को, है ना, दिस इज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी ही है ये, ठीक है। अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया, यू आर नाउ यू कैन फाइंड आउट द आर इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट 600 सेकेंड, ठीक है। दिस वैल्यू विल बी आर इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट 600 सेकेंड, ठीक है। अभी आप इसकी यूनिट देखो, मोल पर लीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ये रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड है। और ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि यहाँ सारी वैल्यूज़ मोल पर लीटर और सेकंड में ही दी हुई है, तो हमारा आंसर भी मोल पर लीटर पर सेकंड में ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही आर इंस्टेंटेनियस की वैल्यू और अलग अलग टाइम्स पे फाइंड आउट की गई है। 250 पे फाइंड आउट करना है तो आप देखो 250 के लिए आप 200 और 300 पे आपको दिया हुआ है वैल्यूज़ इस ग्राफ में, ठीक है। तो 200 और 300 के बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 200 400 है तो कहीं बीच में 300 होगा यहाँ, है ना। तो आपको अगर 250 पे ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ बीच में कहीं ये 250 वाला पॉइंट होगा 200 और 300 के बीच में, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट अगेन ड्रॉ करोगे, द टेंजेंट शुड टच द पॉइंट 300 एंड 200, ये हो गया, ठीक है। ये इसकी एक्सिस की वैल्यूज़ हो जाएंगी 200 एंड 300, और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ये आपको ग्राफ से इस स्ट्रेट लाइन का जब आप वैल्यू निकालोगे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे ही आप इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड कर सकते हो। ये नीचे देखिए किया भी गया है, 250 सेकेंड पे, 350 सेकेंड पे, 450 सेकेंड पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी ग्राफ के हेल्प से आप कैसे एवरेज रेट फाइंड आउट कर सकते हो या कैसे आप इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी बच्चों ग्राफ के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी मैंने आपको ग्राफ पे तो बताया नहीं, आप इसको एक ग्राफ ले करके इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि कभी भी एग्ज़ाम में अगर हमारे ये इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं तो हम, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इट विल बी द मार्क्स गिविंग क्वेश्चन फॉर यू, इट विल बी लाइक अ बून फॉर यू। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो हमारा कभी भी ये क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए हम लोग इसकी एक प्रैक्टिस ग्राफ पे ज़रूर कर लेंगे। आप इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ग्राफ पे करके दिखाइए मुझे, और ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करके मुझे दिखाइए, ठीक है। दिस इज़ होमवर्क, टुडेज़ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके मुझे दिखाएंगे, ये कॉपी में कोई नहीं करेगा, आप सभी की पुरानी प्रैक्टिकल कॉपी में ज़रूर एक ग्राफ पेज बचा होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मैथ्स की कॉपी में, या खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों बिल्कुल भी बाहर, आपके पास कहीं ना कहीं एक ग्राफ ज़रूर बचा होगा, ठीक है। अगर ग्राफ नहीं मिलता है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को बिना ग्राफ के ऐसे ही सॉल्व करके मुझे दिखाओगे, ठीक है। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग देखेंगे, अभी तक तो हमने जितने भी रिएक्शन देखे दे ऑल आर लाइक रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है।
रिएक्टेंट की जो स्टोक्योमेट्री थी वही प्रोडक्ट की भी स्टोक्योमेट्री थी, ठीक है। तो अगर ऐसा रिएक्शन हो जहाँ रिएक्टेंट की स्टोक्योमेट्री प्रोडक्ट की स्टोक्योमेट्री के बराबर हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपियरेंस या अपीयरेंस बिल्कुल सीधे सीधे हम लोग जैसे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी की वैल्यू निकाल करके कर लेते हैं, केवल साइन चेंज होता है। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी के आगे हम माइनस लगाते हैं बिकॉज इट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज़ डिक्रीजिंग, एंड डेल्टा पी के आगे हम प्लस लगाते हैं क्योंकि दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टोक्योमेट्री सेम है तो आपको इस तरीके का रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आप Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन लो, चाहे Hg की कॉन्सेंट्रेशन लो, चाहे HgCl2 की कॉन्सेंट्रेशन लो, ठीक है। वैल्यूज़ हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। Hg बाई डेल्टा टी दैट विल बी इक्वल टू Cl2 बाई डेल्टा टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 बाई डेल्टा टी। ये सब आपस में बराबर होंगे क्योंकि स्टोक्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। स्टोक्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं है और बस केवल डिफरेंस कहाँ होगा, साइन में, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ रहा है और रिएक्टेंट घट रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जहाँ स्टोक्योमेट्री चेंज होती है। किसकी स्टोक्योमेट्री चेंज होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। लेट अस सी दिस एग्जांपल। आप ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टोक्योमेट्री चेंज हो रही है। रिएक्टेंट में HI है जिसके 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और आयोडीन है, ठीक है। इनके एक एक मोल्स हैं, ठीक है। तो अब ऐसे रिएक्शन का रेट हम कैसे लिखेंगे? For writing rate of such reactions which have different stoichiometry in product and reactant, we have to divide, or you can say we have to multiply time with that stoichiometry. हमें टाइम या डेल्टा टी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम लोग को स्टोक्योमेट्रिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे अभी अगर हम जैसे अभी पहले हम रिएक्शन की रेट लिख रहे थे, उस तरीके से अगर हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं, व्हाट वी विल राइट फॉर द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, क्या लिखते हैं हम? रेट will be equal to, I should use different color which is more visible to you. Rate is equal to minus delta concentration of HI divided by delta T, ये लिखते हैं हम, है ना। लेकिन अभी जब वैल्यूज़ चेंज हो गई, स्टोक्योमेट्री चेंज हो गई, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये जो रेट होगी वो डिसअपियरेंस की रेट होगी, वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो यानी हमें जो वैल्यू यहाँ है उसी वैल्यू से टाइम में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। या आप यूँ कहो कि दिस विल बी -1/2, ठीक है। तो रेट हमारी जो है वो डिसअपियरेंस की वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि उतने ही टाइम में 2 मोल डिसोसिएट हो रहा है, 2 मोल HI का डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन और आयोडीन दे रहा है, तो रेट हमारी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो जो भी स्टोक्योमेट्री वैल्यू आपको मिलती है उसको आपको जस्ट नीचे टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है बच्चों, स्टोक्योमेट्री डिफरेंट होने पे। और H2 और I2 की स्टोक्योमेट्री तो कुछ वही है, 1 ही है। तो जैसे हम पहले लिखते थे, अगर हम प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हम वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। दैट विल बी दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू प्लस आप लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है, डेल्टा यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस आप लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। ये जैसे मैं लिख रही हूँ आप ये सब लिखोगे, ठीक है। NCERT में जैसे लिखा हुआ है ये बिल्कुल आपको उतारना है, ठीक है। आपको ये एग्जाम्पल तो आपने लिखा ही, उसके बाद डिफरेंट स्टोक्योमेट्री रिएक्शन के लिए आपको इस एग्जाम्पल को NCERT में कैसे इसका रेट लिखेंगे ये और ये इक्वेशंस आपको लिखने हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? लेट अस डू सम मोर एग्जाम्पल। फर्स्टली लेट मी रब दिस। आई होप बच्चों ये आप लिख लोगे, है ना। अब अगर ऐसा इक्वेशन है तो आपको इसकी रेट लिखनी है, ठीक है। ये इक्वेशन आप सभी को दिख रहा होगा, दिस इक्वेशन, है ना।
अगर आपको इसकी रेट लिखनी है तो क्या हो जाएगा, मुझे लगता है आप बहुत आसानी से खुद से लिख सकते हो। ठीक है, आप देखो यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है रेट, बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखें, 5 मोल्स ऑफ ब्रोमाइड आयन आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन, तो अगर हम इसके रेस्पेक्ट में रेट लिखेंगे तो हम 5 को कहाँ लिखेंगे, नीचे हम टाइम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या 1/5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इक्वेशन में। ठीक है, माइनस साइन तो यहाँ होगा ही क्योंकि ये ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, रिएक्टेंट में है ये। सिमिलरली यहाँ पे तो स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, 6H+, यहाँ स्टोइकियोमेट्री में 1/6 लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी हम 1/3 लिखेंगे। ठीक है, 3H2O, यानी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी प्रोडक्ट में है, वाटर भी प्रोडक्ट में है, तो उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी, तो रेट में ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा, लेकिन स्टोइकियोमेट्री हो जाएगी 1/3, मतलब टाइम के साथ हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये रेट हम कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया होगा किसी भी डिफरेंट स्टोइकियोमेट्री वाले रिएक्शन का जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट हो। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को भी आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या क्या लिखने को मैंने बोला, आप सबसे पहले एग्जाम्पल को शो करेंगे, यू विल शो द एग्जाम्पल ऑन द ग्राफ पेपर। अगर ग्राफ पेपर नहीं मिल पा रहा है किसी भी तरीके से, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर घर में नहीं मिल पा रहा तो आप फिर इस एग्जाम्पल को कॉपी में ऐसे ही लिखोगे, इट विल गिव यू क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट रेट्स। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, आपको ये रिएक्शन और इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखनी है, सॉरी इसका रेट लिखना है। उसके बाद आपको ये रिएक्शन, इसकी रेट लिखनी है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन एंड रेट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, दीज ऑल वैल्यूज़ आर इक्वल, ये आपको दिख रहा है ना, ये सारी ये वैल्यूज़ आपस में क्या हैं, इक्वल है, सब में इक्वल का साइन है बीच में। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। इतना आप लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। देयर इज़ वन एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है ये एग्जाम्पल नंबर 4.2, द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter. ये initial concentration दी हुई है किसकी, N2O5 की। ठीक है, and after 184 minutes time gap भी दिया हुआ है, it is recorded to 2.08 mole per liter. ये final concentration भी दी हुई है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, आपको इक्वेशन भी दिया हुआ है, अगर इक्वेशन ना भी दिया हो तो भी आप इक्वेशन कर सकते हो। N2O5 का ब्रेकडाउन होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के फॉर्म में। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री आप बैलेंसिंग करके स्टोइकियोमेट्री को भी फाइंड आउट कर सकते हो। कई बार ये रिएक्शंस नहीं दिए होते हैं तब भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे रिएक्शंस लिखना आना चाहिए। वी ऑल नो N2O5 ब्रेक होकर के NO2 और O2 देता है और इसकी स्टोइकियोमेट्री आप बैलेंसिंग करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। आपको इस इक्वेशन की या इस रिएक्शन की आपको एवरेज रेट निकालनी है इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, और आपको कुछ और चीज़ भी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रेट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो आपको एवरेज रेट निकालना है, तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट स्टोइकियोमेट्री वाला रिएक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए रेट के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला, रेट विल बी, एवरेज रेट की बात की गई है, इंस्टेंटेनियस की बात तो की नहीं गई है, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, सॉरी डेल्टा क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ना, डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अभी यहाँ स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट है तो अब हम यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप यूँ कहो कि हम टाइम के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी रेट हो जाएगी यहाँ पे। तो आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, आपको टाइम गैप भी पता है, तो आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो।
वेरी इजी टू फाइंड आउट दिस, ठीक है, ये वैल्यू आप कर सकते हो। लेकिन अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन इज इन द यूनिट ऑफ मोल पर लीटर एंड टाइम इज मिनट। तो हमारा जो रेट आएगा वो रेट भी किस में होगा, मोल पर लीटर पर मिनट में, ठीक है। और ये हमारा रेट आ गया, ठीक है, मोल पर लीटर पर मिनट में। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि मिनट आवर सेकेंड्स आपके टर्म में बताइए, ठीक है। तो पहले हम इसको आवर्स के टर्म में करते हैं। तो अगर हम मोल पर लीटर पर मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट के लिए हमें उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम 184 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो यानी इसमें 60 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जब इसको हम आवर्स में आवर्स में इसको कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। और जब इसको हम सेकंड्स में कैलकुलेट करेंगे तो 184 मिनट को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 60, तो 60 नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो आप तब ये वैल्यू आपको सेकंड्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो वेरी इजी टू फाइंड आउट दिस, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, सॉरी आगे पूछा गया है व्हाट इज़ दैट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। NO2 के प्रोडक्शन की रेट इस पीरियड में क्या है। बच्चों वैसे तो आपको मैंने बताया कि आप अगर स्टोकियोमेट्री के साथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखिए तो दोनों इक्वल ही होगा, क्योंकि रेट में डिसअपियरेंस और अपीयरेंस, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको सीधे सीधे वैल्यू लिख सकते हो कोई भी इनमें से तीन में से, ठीक है। लेकिन आप इसको कैलकुलेट करके भी देख लें, हम लोग कैलकुलेट करें तो रेट क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू N2O5, दैट विल बी इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ प्लस होगा क्योंकि NO2 इज़ अपीयरिंग, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, फर्स्टली लेट मी रब दिस, okay, change in concentration of NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ठीक है। अब स्टोकियोमेट्री देखिए NO2 की 4 है, 4 मोल्स उतने टाइम में हो रहा है, तो हमें यहाँ टाइम को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या पूरी क्वांटिटी को हमें 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 1/4 इज एज इट इज़ N2O5 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी NO2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, NO2 की कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में हमें दिया ही नहीं है तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम स्टोकियोमेट्री से जानते हैं कि ये वैल्यू हमेशा इस वैल्यू के बराबर होगी, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो भी ये वैल्यू होगी वही, जितनी ये वैल्यू आएगी आपकी उतनी ही ये वैल्यू भी आएगी। तो आप इसको कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे सीधे इसको लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस आपको चेंज क्या करना है, चेंज हमें करना है 6.79, आप देख रहे हो 10⁻⁴ ये दिया हुआ है ना रेट। तो ये जो टर्म है हमारा डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T, ये तो सीधे सीधे रेट ही है ना। तो जो आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं इसकी जगह पे आप ये हमारा रेट ही एक्चुअल में है ना। तो अभी अगर हमने जो ये सारी रेट वैल्यूज़ फाइंड आउट किए इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप ले लो, क्योंकि ये अलग अलग यूनिट्स में हैं, वैल्यूज़ तो सारी सेम ही हैं, बस यूनिट्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी यूनिट ले लें तो ये हमारी रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट है ना, प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट में हमें क्या करना है चेंज, केवल हमें इसको स्टोकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अभी यहाँ NO2 की स्टोकियोमेट्री क्या है, 4 है, तो आपको इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। चाहे आप इन चारों में से किसी भी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो आपको केवल इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ठीक है बच्चों। ये जो हमने सारे एवरेज रेट्स निकाले हैं ना, एवरेज रेट ये है एवरेज रेट, ठीक है। अब हमें
अगर हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 निकालना है तो हमें रेट में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. लेट मी रब दिस, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईजिली. ठीक है, क्या चेंज करना है, हमें कोई चेंज नहीं करना है. ठीक है, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कैसे हमने रेट ऑफ एवरेज रेट निकाली. ठीक है, उसके बाद NO2 के लिए मैंने जो फॉर्मूला लिख के दिखाया वो भी आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 निकालना है. ठीक है, यानी हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने जो रेट फाइंड आउट किया ये सारे रेट्स ही तो हैं. ठीक है, तो अगर हम रेट में ये 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें ये डिसअपियरेंस ऑफ NO2 नहीं अपीयरेंस ऑफ NO2 यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 नहीं मिल जाएगा. तो यहाँ से हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको बस इन वैल्यूज़ में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, यू विल गेट द वैल्यूज़. ठीक है, और जिसमें मल्टीप्लाई करोगे उसी यूनिट के टर्म्स में आपको एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 मिल जाएगा. ठीक है, इसके बाद बच्चों 2 इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं. आई होप कि यू आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. वेरी इजी क्वेश्चन. वन इज़ हैविंग सिमिलर स्टोकियोमेट्री, रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. ये तो और आसान है, आपको बस डेल्टा R/ΔT निकाल देना है. ठीक है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है. यहाँ सेकेंड वाले में स्टोकियोमेट्री डिफरेंट है, 2A इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. तो आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करके डेल्टा R/ΔT की वैल्यूज़ को निकाल करके आपको रेट निकालनी है. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे, ये मैं आपकी कॉपी में देखना चाहती हूँ कल. ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या लिखना है. ये एग्जाम्पल भी आपको कॉपी में लिखना है और ये दोनों इन-टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखानी है. ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट लॉ. ठीक है, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट योर होम. थैंक यू वेरी मच.